के लिए आपको झुकना पड़ता है अपनी चीज। सब लोग हंसेंगे मुझ पर और इसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त आयरा और मैं, हम लोग ये चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल मैं की 19 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि एक बहुत बड़ा टर्न आ गया, यानी कि जैद और आयरा का निकाह हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जैद कुछ खुश नहीं है इस निकाह के बाद, क्योंकि आयरा की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं और आयरा की वजह से अब उसने एम्बैरस होना शुरू कर दिया है। और वो कहता है कि मेरे बाबा क्या सोचेंगे, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे बाबा क्या सोचेंगे, ज़माना क्या सोचेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ फ़िक्र है अपनी भाभी की, जिनका ये हाल तुम लोगों की वजह से हो गया। मैं उनके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहती हूँ और इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? अगर मैं ये चाहती हूँ कि उनको मेरे बात कोई तंगी ना हो, तो इसमें मैं क्या बुरा कर रही हूँ? लेकिन तुम्हारे बाप जैसे लोग मेरी इस फिक्र को भी लालच का नाम देते हैं। तो जैद उसकी बातों से कन्विंस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैद अपने बाप से बात करने के लिए घर जब जाता है तो उसका बाप उसकी बहुत बेइज्जती करता है और कहता है कि देख लिया तुम्हारी मोहब्बत, वो अपने आप को किस तरह से कैश करवा रही है। इस तरह के लोग ऐसे ही होते हैं, पहले खुदारी का ढोंग रचाते हैं और बाद में अपनी कीमत वसूल करते हैं। लेकिन जैद को तो बुरा लगता ही है, लेकिन जो है मुबशरा वो फौरन कहती है कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, वो आपकी बहू है। लेकिन उसका बाप उसको बहू नहीं मानना चाहता है। लेकिन मुबशरा के रवैये की वजह से जैद का दिल पिघलना शुरू हो जाता है कि वो कितनी सपोर्टिव है और कितनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन उसका बाप कहता है कि जिस रिश्ते की बुनियाद पैसे पे हो और शर्तें लगाई जाएं तो वो रिश्ता कभी कायम नहीं रह सकता और औरत की इज्जत इस तरह से कम हो जाती है। लेकिन मुबशरा फिर कन्विंस करती है अपने ससुर को और वो मान जाता है उसकी शर्त को। और फिर मुबशरा कहती है कि अब हम जाएंगे और जाके आयरा को लेकर आएंगे। लेकिन उसका बाप इनकार कर देता है और कहता है मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन जैद बहुत हैरान होता है मुबशरा के रवैये की वजह से कि किस तरह से उसने अपने आप को इतना कंपोज कर लिया अपनी अना को मार कर, और जैद के सामने कितनी महान बन गई है, कितनी अच्छी बनी हुई है। वो बहुत हैरान होता है। तो मुबशरा आगे से कहती है मैं तो लेने जाऊंगी, क्योंकि गम को सहने में बहुत मज़ा आता है। और फिर हम देखते हैं कि इसके इस रवैये की वजह से मेरा तो ख्याल है कि जैद जो है वो आयरा की बजाय मुबशरा के करीब आ जाएगा और वो अपने लम्हा बलम्हा बदलते हुए रवैये से जैद को बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो जैद को कहती है कि मैंने तो आयरा के लिए निकाह का जोड़ा भी लिया और जेवरात लिया, चलो अब हम उसे दुल्हन बनाकर लाएंगे। तो जैद बहुत हैरान होता है और लेकिन रास्ते में उसको कहती है कि तुम्हें मेरी कुर्बानियों को याद रखना है और कभी मुझे डिवोर्स ना देना, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। तो जैद को और क्या चाहिए था? जैद यही तो चाहता था कि या तो वो ज़िंदगी से निकल जाए या वो वही करे जो वो चाहता है। तो नाजरीन ये देखें, अब ये रिश्ता उसके लिए इतना अहम हो गया मुबशरा के लिए कि वो उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, या फिर वो जग हसाई की वजह से उसको छोड़ना नहीं चाहती। और फिर वो उसका शुक्रिया भी अदा करती है और वो बहुत हैरान परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो आयरा के घर पहुंचते हैं और आयरा को कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, हमें लेने आएंगे, तो आयरा का एक और नेगेटिव पॉइंट सामने आ जाता है। वो तैयार होकर नहीं आती और बल्कि कहती है कि मैं ऐसे ही जाऊंगी, मैं जो है ऐसे ही करूंगी। हालांकि नाजरीन अब यहाँ पे उसका रवैया गलत है। जब उसकी सारी शर्तें मान ली गई हैं तो उसको भी चाहिए था कि वो प्रोटोकॉल के साथ घर जाती, और जब वो घर पहुँचती है तो वहाँ जाके भी अलग से ड्रामे शुरू कर देती है। फिर मुबशरा उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम सेट करवा दिया। तो वो कहती है कि नहीं, जहाँ मेरा हस्बैंड रहेगा मैं तो वहीं रहूँगी। और फिर मुबशरा बहुत ही बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी। जैद का ये बाप उसकी हरकतें देख के बहुत दिल मिलाता है, आयरा को बहुत जलील करने की भी कोशिश करता है, लेकिन आयरा पे किसी बात का कोई असर नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि जैद जो है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस होना शुरू हो जाता है। जैद का बाप मुबशरा को भी डांटता है और उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा फैसला करने की? उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं और अब वो इस घर में आ गई है, वो पता नहीं क्या क्या करेगी, उसकी इतनी औकात नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो कहती है कि ये तो लाइफ का सर्कल है और कभी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी दूसरे हमारी वजह से बर्दाश्त करते हैं। तो वो कहता है कि तुम देख लो, मेरा नहीं ख्याल कि ये तुम सब कुछ बर्दाश्त कर लोगी और ना ही ये सब कुछ होगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि जैद को कोई भी टेंशन ना हो। लेकिन उसका बाप कहता है कि जो उसकी वजह से हम इतनी टेंशन में हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मुबशरा का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो जाता है और ऐसे लगता है कि उसका नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वो जल्दी से अपनी साइकियाट्रिस्ट को फ़ोन करती है और उसे हेल्प मांगती है और उसे कहती है कि मैंने जैद की शादी करवा दी है, लेकिन मैं इस जंग में जीतना चाहती हूँ, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहती हूँ, अपने गुस्से पे काबू रखना चाहती हूँ और मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं खुद बेखबर हो जाऊँ, मुझे कुछ समझ ना आए और कुछ नज़र ना
ہے, میں اپنے آپ کو ہائبرنیٹ کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں کسی بھی چیز پہ کوئی بھی ریئیکشن نہ دوں. تو وہ بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو خود اپنے ہسبینڈ کی شادی کروا دی اور اب تم کیا چاہتی ہو. لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں, میں یہ جنگ جیتنا چاہتی ہوں. تو ناظرین, مجھے تو لگتا ہے اب مبشرہ واقعی, کیونکہ وہ زید کی طرف مائل بھی ہو رہی ہے اور اس کے لیے قربانیاں بھی دے رہی ہے, چاہے وہ اپنے مقصد کے لیے کر رہی ہے, لیکن لگتا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت جائے گی. تو آپ کیا خیال ہے, کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب زید آئرہ کے پاس کمرے میں آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں بہت زیادہ امبیرس ہو رہا ہوں, لیکن وہ کہتی ہے کہ اگر میں یہ سب ڈیمانڈس نہ کرتی تو میری کوئی ویلیو نہ ہوتی, اور تم مبشرہ کو تو جانتے ہو, وہ میرا جینا حرام کر دیتی. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہو, کیونکہ اس نے ہی تو سیکریفائس کیا اور وہی تمہیں لے کر آئی ہے. تو وہ کہتی ہے کیا میں تمہاری وجہ سے اس گھر میں نہیں آئی؟ تو زید کہتا ہے وہی میرا مطلب ہے. تو وہ کہتی ہے قربانیاں تو میں نے دی ہیں, پہلے میری محبت ختم ہو گئی, پھر میرا گھر, میرا خوف, میرا بھائی, سب کچھ تو ختم ہو گیا. قربانیاں تو میں نے دی ہیں, اور اس نے اگر تمہاری دوسری شادی کرا دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ اہم ہو گئی ہے. اور وہ پھر اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم ایک ساتھ ہوں, اب ہم ایک ساتھ ہیں تو اس ساتھ کو پلیز خراب مت کرو. لیکن ناظرین, لگتا ہے کہ آئرہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس ساتھ کو خراب کر دے گی. اور آئرہ بھی آگے سے یہی کہتی ہے کہ جب میں سوچتی تھی کہ تم مجھے مل جاؤ گے تو میں ساری دنیا کو بھول جاؤں گی, لیکن اب تم مجھے مل گئے ہو, سب کچھ ہے, لیکن وہ فیلنگز نہیں آ رہی, کیونکہ اب وہ حالات ویسے نہیں رہے, میرا یہ دل مردہ ہو گیا ہے. تو ناظرین, یہاں پہ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے. اب چلیں ہم نیکسٹ پرومو کا بھی ریویو کر لیتے ہیں. نیکسٹ پرومو میں ہم دیکھتے ہیں کہ مبشرہ بہت زیادہ ڈٹرمنٹ ہے اور وہ اسی ڈٹرمنیشن سے یہ جنگ جیتنا چاہتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز گر جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے, اور میں اب اپنی قیمتی چیز اٹھا کے ہی دم لوں گی. قیمتی چیز سے مراد زید ہی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئرہ جو ہے وہ زید کو مجبور کرتی ہے کہ انہیں چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. لیکن مبشرہ سے یہ برداشت نہیں ہوتا, اور وہ کہتی ہے کہ میں کیسے یہ کر سکتی ہوں, جب سب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ میں نے اپنی شوہر کی دوسری شادی کروا دی ہے تو سب لوگ ہنسیں گے مجھ پر. لیکن ہم دیکھیں گے کہ پھر اس کا بہت پازیٹیو کیریکٹر سامنے آئے گا اور وہ یہ سب کچھ کروائے گی اور بہت حوصلے اور صبر سے برداشت کرے گی. تو کیا ناظرین, اس کی انا ختم ہو گئی؟ کیا اس کی میں ختم ہو گئی؟ یا وہ ڈھونگ کر رہی ہے؟ یا وہ واقعی زید کو چاہتی ہے؟ یا وہ چاہتی ہے کہ زید اس کو نہ چھوڑے؟ یہ تو ہمیں اگلے قسط دیکھ کے ہی پتہ لگے گا. لیکن ناظرین, ڈرامہ دن بدن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور یقیناً آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا. تو چلیے ناظرین, اب میں چلتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور پلیز میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. پلیز 1000 لائکس مجھے اس ویڈیو پہ چاہیے, پلیز ناظرین ضرور کر دیں. اچھا ناظرین, اب میں چلتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.